वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर फेलोज़, आज हम कानून शहादत ऑर्डर का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 8 तक पढ़ा था और आज हम 9 से लेकर 14 तक जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 9 है वो कहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो कि किसी वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान हो, यानी किसी मामले को लेकर जो प्रोफेशनल लेवल की हो, कोई डिस्कशन हो, कोई राज़ो न्याज की बात हो, तो वो भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आएगी। यानी जो वकील है वो अपने क्लाइंट के राज कहीं पर डिस्कस नहीं कर सकता, उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता और ना ही उसके ख़िलाफ़ कहीं पर शहादत दे सकता है। अगर ये आर्टिकल नंबर 9 निकाल दिया जाए तो फिर पता है क्या होगा? फिर ये होगा कि जब भी कहीं पर कोई क्लाइंट अपने वकील को पैसे नहीं देगा या उसकी फ़ीस नहीं देगा तो वकील भाग के अदालत चला जाएगा और कहेगा मैं खड़ा हूँ ना तुम्हारे ख़िलाफ़ शहादत देने के लिए। लेकिन अब आर्टिकल नंबर 9 है तो कोई वकील किसी क्लाइंट के ख़िलाफ़ जो है वो शहादत नहीं दे सकता। अब देखें, एक क्लाइंट आया है मेरे पास और वो आके मुझे कहता है कि मुझे मशवरा दें कि मैं कत्ल करना चाहता हूँ, तो क्या ये भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर वो कुछ कर चुका हुआ है और फिर आके आपसे मशवरा लेता है तो फिर तो आप उसका एडवाइस कर सकते हैं। यानी उसने कत्ल कर लिया है और फिर आपके पास आया और कहता है कि ओहो मुझसे तो कत्ल हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर आप उसको एड दें, उसकी वकालत करें। लेकिन अगर आपसे कहता है कि मैं कत्ल करना चाहता हूँ तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन ले सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ गवाही भी दे सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ इत्तला भी दे सकते हैं कि भाई ये इस तरह का क्राइम कमिट करने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है वकला भी जो है क्राइम्स को रोकने के लिए होते हैं, ना कि उनको बढ़ाने के लिए। तो जो बंदा भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करेगा अपने लॉयर के साथ, एडवोकेट के साथ, और उससे मतलब है कि किसी किस्म का कोई मशवरा करता है उस एक्ट के साथ की वजह से जो है रोनुमा हो चुका है, जो एक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उस बारे में जो उसका वकील है वो अपने क्लाइंट का राज रखेगा और उसको कहीं पर डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। ये कहता है जी आर्टिकल नंबर 9। अब आर्टिकल नंबर 10 देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि आर्टिकल नंबर 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स। वो कहता है कि आर्टिकल नंबर 9 में जो मतलब है कि एडवोकेट की बात की गई है, उस एडवोकेट के इंटरप्रेटर्स, उसके क्लर्क, उसके सर्वेंट, उसके माली, उसके मुलाजिम, उसके रिश्तेदार भी अगर कोई साथ बैठा हुआ है और वो कम्युनिकेशन सुन रहा है तो उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, किसी के साथ इसकी डिस्कशन नहीं करेगा और ना ही एज अ विटनेस जो है उसकी जाकर कहीं पर गवाही देगा। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11 कहता है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। रज़ाकाराना तौर पर अगर कहीं पर कोई शहादत दी जाती है तो उससे ये प्रिविलेज ख़त्म नहीं होती। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हुई है वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान, ठीक है जी, ये है एडवोकेट और ये है क्लाइंट, ठीक है जी, इनके दरमियान कम्युनिकेशन हुई है, कोई मतलब है कि ख़ास बात हुई है, ठीक है। अब वकील साहब की जो एडवोकेट हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि किसी किस्म की ये डिस्कशन किसी के साथ आपने नहीं करनी। अब उनके जो क्लर्क्स हैं, सर्वेंट्स हैं, माली हैं, मुलाजिम हैं, कोई भी है, उनके ऊपर ये आर्टिकल नंबर 9 वाली ज़िम्मेदारी आर्टिकल 10 के मुताबिक आयद होती है कि वो भी इसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि ये जो क्लाइंट है, ठीक है जी, ये क्लाइंट खुद जाकर कहीं पर मतलब है कि अपनी बात कर देता है, कहीं पर कोई गवाही दे देता है, ठीक है, एज अ पार्टी ये खुद उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करता है। तो फिर क्या ये जो एडवोकेट साहब हैं इनके ऊपर ये आर्टिकल नंबर 9 वाली जिम्मेदारी उठ जाएगी? तो आर्टिकल नंबर 11 कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर क्लाइंट खुद जो है गवाही दे दें, एविडेंस दे दें, अपने जो डिस्कशन इनके साथ कम्युनिकेशन हुई थी वो कम्युनिकेशन खुद डिस्क्लोज करना शुरू कर दें, फिर भी एडवोकेट साहब के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो बतौर एविडेंस कहीं पर पेश नहीं हो सकते। लेकिन अगर यही पार्टी खुद एडवोकेट को बुलाए और कहे कि जी आप ये बात करें,
तो जितने भी मिसाल के तौर पर 5 राज की बातें इनके दरमियान हुई थी और ये पार्टी वकील साहब को शहादत के लिए बुलाती है और उनमें से 3 पूछती है, तो वकील साहब की जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ 3 ही बताएगा। जो बकिया 2 हैं वो आर्टिकल नंबर 9 के तहत वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आएंगी। जितना पूछा जाएगा वकील साहब सिर्फ उतना ही राज बताने के पाबंद हैं, उससे ज़्यादा ये राज नहीं बताएंगे। तो आर्टिकल नंबर 11, ठीक है, आर्टिकल नंबर 11 की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि अगर पार्टी खुद अपना राज बताए तो फिर भी ये आर्टिकल नंबर 9 वाली पाबंदी वकील साहब के ऊपर ख़त्म नहीं होती है। एडवोकेट या जो भी बंदा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आ रहा है उसके ऊपर से ये जिम्मेदारी नहीं हटती, वो उसी बात को डिस्क्लोज कर सकता है जो उससे पूछी जाए। अब आर्टिकल नंबर 12 है, वो कहता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। अब लीगल एडवाइज़र जो है उसके साथ अगर किसी किस्म की कम्युनिकेशन हुई है तो वो भी कोई बंदा किसी से नहीं पूछ सकता। अब जो क्लाइंट है उसने एडवोकेट के साथ मतलब है कि कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की है, कोई राज़ो न्याज की बात की है, तो कोई बंदा इस क्लाइंट को मजबूर नहीं कर सकता कि वो ये बात बताए कि वकील साहब ने उसको क्या मशवरा दिया है। ठीक है जी, अगर कोई क्लाइंट वकील के साथ या लीगल एडवाइज़र के साथ किसी बंदे के साथ कोई मशवरा करता है तो कोई अदालत, कोई ट्रिब्यूनल, कोई मतलब है कि अदालती इख्तियार रखने वाला इदारा इस बंदे को पाबंद नहीं कर सकता कि हाँ भाई बताओ वकील साहब ने क्या मशवरा दिया है तुम्हें। वकील साहब के मशवरे को, अब यहाँ पर मतलब आर्टिकल नंबर 12 वकील साहब को प्रोटेक्शन दे रहा है कि वो कोई भी मशवरा देंगे तो क्लाइंट उसको जाकर डिस्क्लोज नहीं कर सकता अनलेस कि क्लाइंट अपने आप को कहीं पर एज ए विटनेस खुद जाकर पेश करे और अदालत को ये लगे कि ये जो फैक्ट्स अदालत ने जानने हैं उसके बारे उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए ज़रूरी है कि जो वकील साहब ने मशवरा दिया था उसको भी बताया जाए, तो तब अदालत इस बंदे से पूछ सकती है। यानी अब ये जो क्लाइंट है ये किसी और केस में बतौर विटनेस पेश होता है। ठीक है जी, बतौर विटनेस पेश होता है और जो फैक्ट्स हैं वो तभी साबित हो सकते हैं जब इस क्लाइंट से उस एडवाइस के बारे में पूछा जाए जो वकील साहब ने इसको दी है, तो फिर अदालत के कहने पर ये मतलब है कि उस कम्युनिकेशन को बता सकता है। अदरवाइज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को ये डिस्कस कहीं पर नहीं कर सकता और ना ही इसको कोई मजबूर कर सकता है कि भाई बताओ। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल नंबर 13, ये कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। देखें, 2 लोग हैं, उनके दरमियान मतलब है कि केस चल रहा है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक केस चल रहा है। अब जो मिस्टर सी है उसका दूर दूर से इन दोनों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, इनका आपस में एक डिस्प्यूट चल रहा है लेकिन मिस्टर सी का इसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और मिस्टर सी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बी या ए चाहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स अदालत के अंदर पेश किए जाएं, लेकिन सी कहता है भाई मैं नहीं पेश कर सकता। ठीक है, तो सी को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो आकर वो डॉक्यूमेंट्स वो मतलब है कि यहाँ पर पेश करे, क्योंकि इसका कोई भी मतलब है कि पर्सनल मैटर हो सकता है। इसने कोई प्रॉपर्टी कहीं पर प्लेज करवाई है, कोई मॉर्गेज करवाई है, कोई इसकी मलकियत का सबूत है, टाइटल डीड है, तो अगर ये सोच रहा है कि अगर मैं उसको पेश करूँगा तो ये उल्टा मुझको ही मुल्ज़िम बना देगी या मेरे खिलाफ ही कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो इस बंदे को आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि सी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप ये जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पेश करें। लेकिन अगर ये बंदा राज़ी हो भी जाए कि ये जो डीड है, ये जो प्लेज का या जो मॉर्गेज का कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड ये मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ, अदालत में मैं ये ले आऊँगा, तो फिर भी इसको रिटन फॉर्म में ये अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। अगर सी रिटन फॉर्म में कंसेंट देगा तब भी वो डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्टी हैं, ये बंदा पार्टी नहीं है। अगर ये बंदा पार्टी बनेगा, इसमें ये विटनेस के तौर पर पेश होगा, तो पहले रिटन फॉर्म में अपनी कंसेंट देगा। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि ए का कोई डॉक्यूमेंट है जी, ठीक है, वो पोजीशन में है बी की, लेकिन केस चल रहा है सी का अदालत के अंदर। सी चाहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट बी के पास है वो मुझे मिल जाए ताकि मैं अदालत में पेश कर सकूं। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट किसका है? ए का।
अब ए की इजाज़त के बगैर बी डॉक्यूमेंट सी को नहीं दे सकता, ये कहता है आर्टिकल नंबर 14। मिसाल के तौर पर ए की कोई प्रॉपर्टी थी, इसने जो है रहन रखी है बी के पास, ठीक है, मॉर्गेज दी है बी को, और बी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे हैं और इससे कुछ पैसे ले लिए हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स तो ए के हैं लेकिन पड़े हैं पोजीशन में बी की, तो बी तब तक ये डॉक्यूमेंट्स सी को या अदालत में एज अ विटनेस पेश नहीं कर सकता सबूत के तौर पर जब तक ए की कंसेंट ना हो। अगर ए इजाज़त दे तो फिर वो पेश कर सकता है, अदरवाइज़ बी के पास ये इख्तियारात नहीं है कि ए के डॉक्यूमेंट्स जो इसकी पोजीशन में हैं वो सी को दे दे या कहीं पर भी डिस्क्लोज़ कर दे उनको, या बतौर सबूत कहीं पर पेश कर दे। तो ये थे कुछ लोग जिनको प्रोटेक्शन देती है अदालत या कानून शहादत ऑर्डर कि भाई आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी प्राइवेसी को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही कोई आपको मजबूर कर सकता है कि आप अपनी जो है प्राइवेसी हमारे साथ शेयर करें। तो ये सिंपल अल्फाज में ये जो आर्टिकल नंबर जनाब वाला 9 से लेकर 14 तक हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, और हमारी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है आर्टिकल नंबर 4 से लेकर 14 तक वो आज कंप्लीट हो चुकी है। बकिया QSO की जो है लेक्चर सीरीज़ उसका लिंक मौजूद है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।